तो बेसिकली मैंने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हम पार्टिकल इन बॉक्स लेते हैं, वन डायमेंशन में कंसीडर करते हैं, तो उसमें अगर हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि बेसिकली एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू ए पे ही मूव कर सकता है, जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, और इसके अलावा बाकी एक्सिस पे पोटेंशियल इन्फानाइट है। तो इसके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन आता है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों का फंक्शन होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 2/a अंडर रूट साइन ऑफ n बाई एक्स अपॉन a इंटू इट्स फेस फैक्टर, जहाँ पे ए इस बॉक्स इसकी लेंथ है 0 से ए तक, और एन यहाँ पे 1 से एन नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, और यहाँ पे ई इसकी एनर्जी है जो कि डिपेंड ऐसे करेगी एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर एन स्क्वायर। तो बेसिकली अगर जब इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो आपके पास एनर्जी लेवल्स आएंगे जैसे E1 E2, और अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल अगर एनर्जी लेवल E1 में है तो इसको E2 में भेजने के लिए आपको एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जो कि डेल्टा ई के इक्वल होनी चाहिए। उस एनर्जी को अगर आप लाइट के फॉर्म में सप्लाई करते हैं तो आप ई इजिकल टू एच एफ लिख सकते हैं, जहाँ पे एफ लाइट की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी। यानी इसका मतलब है कि जब फ्रिक्वेंसी एफ लाइट इंसिडेंट करेंगे इस पार्टिकल पे तो ये एनर्जी लेवल 2 पे चला जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे, तो आज हम इसी कंसेप्ट को 2 डायमेंशंस में और 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करके देखेंगे। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स की 2D में, तो हम एक केस ले सकते हैं इसमें कि मान लीजिए आपकी एक्स और वाई ग्रिड है। मान लीजिए एक्स में आपका लेंथ एल एक्स तक और वाई में आपका लेंथ एल वाई तक एक्सटेंडेड है। इसके अंदर के जो इसे आपका रेक्टेंगुलर रीजन है इसके अंदर पोटेंशियल ज़ीरो है, और इसके बाहर के पूरे सरफेस की पोटेंशियल इन्फानाइट है। इस वजह से आपको जो वेव फंक्शन की वैल्यू होगी जो कि एक्स वाई और टी का फंक्शन होगा, उसकी वैल्यू बाहर ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इन्फानाइट है तो पार्टिकल इस रीजन से बाहर मिलने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, और यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होगी। तो इस केस में अगर हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल जो कि एक्स वाई का फंक्शन है वो ज़ीरो है अगर आपका जो एक्स है वो ज़ीरो से एल एक्स के बीच में है, और जो वाई है वो ज़ीरो से एल वाई के बीच में। एलजीब्रा पोटेंशियल इन्फानाइट है, जिसका मतलब है कि जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो अगर स्क्रोडिंगर इक्वेशन इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस रिड्यूस एक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लासियन ऑफ वेव फंक्शन जो कि एक्स और वाई का फंक्शन है, टाइम का भी है, पोटेंशियल जो कि एक्स वाई का फंक्शन है इंटू वेव फंक्शन इक्वल टू टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला। और क्योंकि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो भी हम केसेस सॉल्व करते हैं वो मोस्टली स्टेशनरी केस होते हैं, तो हम इस केस में हम डायरेक्टली स्क्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म को सॉल्व करके पहले फाई की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो साई है उसको हम फाई इंटू इट्स फेस वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हम इस फाई की वैल्यू निकालने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो फाई है वो सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन होगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2m, और लैप्लेशियन को आप खोल के लिख सकते हैं पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, क्योंकि हम सिर्फ दो डायमेंशंस में कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास ये आएगा इंटू फाई, और क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में ज़ीरो है
इज इक्वल टू एनर्जी टाइम्स फाई। अब जो फाई है वो एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन है, तो आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल एक्स जो कि स्मॉल एक्स का फंक्शन है और कैपिटल वाई जो स्मॉल वाई का फंक्शन है। ऐसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है ये प्योरली एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। तो आप अगर अपने ऊपर वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2m। सेकेंड ऑर्डर से वो करने के बाद आपको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स एंड वाई बाहर आ जाएगा। ऐसे ही प्लस में यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा इज इक्वल टू ई एक्स वाई। तो दोनों साइड पर अगर आप एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा, और अगर आप ये माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2m को इस साइड ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2m ई अपॉन रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर। एक्स वाई से डिवाइड करने पर आपको यहाँ मिलेगा 1/x पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 अपॉन वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पार्ट है ये प्योरली एक्स का फंक्शन है और ये वाला पार्ट प्योरली वाई का फंक्शन है, और इनको प्लस करके एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है। तो अगर हम अब एनर्जी वाले पार्ट को यहीं पर रख करके उसको वापस यहाँ पे ले जाओ तो हमें मिलेगा माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2m 1/x पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की जगह हम फुल डेरिवेटिव लिख सकते, सिंपल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक्स है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्स पे कैपिटल एक्स सिर्फ स्मॉल एक्स का ही फंक्शन है। और सेम हम लिख सकते हैं वाई के लिए भी। इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे ई एक कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कांस्टेंट्स होंगे। अब मैं लेट करता हूँ कि ये वाला कांस्टेंट ई एक्स है और ये वाला कांस्टेंट ई वाई है, तो मैं इसको इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ 1/x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2m ई एक्स अपॉन रिड्यूस प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वायर। और मेरे पे दूसरी इक्वेशन आएगी 1/y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू -2m ई वाई अपॉन रिड्यूस प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वायर। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ई एक्स प्लस जो ई वाई है उनका सम टोटल एनर्जी के इक्वल है। जब इक्वेशंस को आप अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है और ये वाली इक्वेशन आई है, ये दोनों इक्वेशंस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के वन डायमेंशन के लिए सिमिलर है। तो इनके सॉल्यूशंस और एनर्जी की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी इसको हम 2D में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली सॉल्यूशंस लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू मेरे पे आएगी वो आएगी 2/Lx, जो कि नॉर्मलाइजेशन एक वो है फैक्टर है, इंटू साइन एन एक्स आई एक्स अपॉन एल एक्स। यहाँ पे एन एक्स कोई भी नेचुरल नंबर है और इसकी जो एनर्जी आएगी एक्स की वैल्यूज आएगी वो आएगी एन एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8m एल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो वाई का फंक्शन होगा सोल्व हो करके आएगा हमारे पास, उससे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल वाई
अंडर रूट साइन एन बाई पाई एक्स। बेसिकली एन एक्स और एन वाई दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, बट क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग दिखाना था तो हमने एन एक्स और एन वाई को यूज़ किया। आपको डेरिवेशन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बस कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए है कि हमारे पास इक्वेशंस और रिजल्ट्स फाइनली आए कैसे। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे हमने ऊपर लिखा था कि जो फाई है वो एक्स और वाई का मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो फाई एक्स वाई का फंक्शन आया वो 2/x अंडर रूट साइन एम एक्स बाई एक्स अपॉन एल एक्स इंटू 2 × एल वाई। यहाँ पे ये एल एक्स एल वाई जैसे आपको पता है, इनसे इन्हें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये एल वाई को मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये वाई इसके सब्सक्रिप्ट में है ऑफकोर्स, इंटू साइन एन वाई 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 अपॉन एल। तो हमारे पास ऐसे फाई की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन की वैल्यू होगी जो कि एक्स वाई टी है, वो बेसिकली फाई इंटू इट्स फेस वेक्टर होगा। डिफरेंस कांस्टेंट एनर्जी टाइम टी, और जहाँ पे हमारी जो एनर्जी की वैल्यू थी वो हमने ई एक्स प्लस ई वाई मानी थी, तो उसको हम लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके एच स्क्वायर अपॉन ए एम एन स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर। अब तो बेसिकली हम लिख सकते हैं फॉर 2D box the wave function which is a function of x y t comes out to be 2/lx sin nx y pi into x upon lx, जहाँ nx एक नेचुरल नंबर है, इंटू 2/ly, जहाँ पे ly वाई एक्सिस की लेंथ है जिसमें पार्टिकल मूव कर सकता है, इंटू साइन एन वाई। एन एक्स एन वाई डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, बस सिंपली नेचुरल नंबर्स हैं। एल वाई इंटू इट्स ई इज टू पावर माइनस आई अपॉन एच एनर्जी टाइम्स टी, जहाँ पे एनर्जी हमें एच स्क्वायर अपॉन ए एम एन एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर से मिलेगी। तो ये पार्टिकल इन बॉक्स 2D के लिए ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, ये और ये सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल ही सेम तरीके से अगर आप 3D की बात करते हैं, तो अगर मैं 3D की बात करूँ तो उसमें मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा फाई है, या जो फाई है इसमें बस मैं डायरेक्टली से एक जेड के से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और उसके बाद इस इक्वेशन में एक नीचे वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन में एक जेड का कंपोनेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह जेड भी होगा, तो उसको डिवाइड करके मेरे पास यहाँ एफ एक्स एफ वाई के साथ एक एफ जेड का कंपोनेंट भी आ जाएगा, और उसको फिर इक्वेशन को सिमिलर तरीके से सोल्व करके मेरे पास सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि फॉर अ 3D बॉक्स मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, जहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा वो एक्स वाई जेड और टाइम का फंक्शन होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ फाई, जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा पार्टिकल की एक्स वाई जेड में 3D स्पेस में, इंटू इट्स फेस वेक्टर माइनस आई अपॉन रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी इंटू टी। इसमें फाई की वैल्यू होगी 2/Alex अंडर रूट 2/Ly अंडर रूट 2/Lx जेड कंट्रोल एल जेड अंडर रूट, ये तीनों नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स है, इंटू साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स।
टू साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई इंटू साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड। ये फाई की वैल्यू होगी और एनर्जी की वैल्यू होगी कुछ एच स्क्वायर अपॉन 8m एन एक्स स्क्वायर अपॉन, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एक्स और ये इनकी सब्सक्रिप्ट है, एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस अपॉन एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। ये पार्टिकल इन थ्री डी बॉक्स के सॉल्यूशन है। मैं इनको डिराइव नहीं करता, बट मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाला डेरिवेशन में जेड का कंपोनेंट कंसीडर करके आप सबको डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप थ्री डी में अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस को ऐसे ले लेता हूँ और कंसीडर करता हूँ ऐसे, जहाँ पे ये वाली लेंथ एल जेड है, ये वाली लेंथ एल वाई है और ये वाली लेंथ एल एक्स है, तो इसके इस बॉक्स के अंडर के रीजन की पोटेंशियल ज़ीरो है और बाहर के रीजन की पोटेंशियल इन्फाइनाइट है। तो जब पार्टिकल अगर रिस्ट्रिक्टेड है इस बॉक्स के अंडर ही मूव करेगा तो उसका वेव फंक्शन कुछ इस फॉर्म का होगा और उसके सॉल्यूशंस कुछ ऐसे होंगे। अब इसके बाद हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं जो कि है डीजेनरेट डीजेनरेट स्टेट्स की। अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ तो इसका मतलब होता है लीनियर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या आप कह सकते हैं आइगन फंक्शंस, क्योंकि हम नॉर्मली जो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट्स होती है वो आइगन फंक्शन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसे स्टेट्स की जगह आइगन फंक्शन भी लिख सकते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस having same आइगन वैल्यूज। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक साई की बात करता हूँ, एक साई डैश की बात करता हूँ, इन पर कोई मैं ऑपरेटर ऐड करता हूँ, तो इन दोनों में जो आइगन वैल्यू आएगी वो सेम आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि जो साई और साई डैश है आर डीजेनरेट। बेसिकली हम अगर इसे हमने अभी देखा कि हमारे पास एनर्जी का जो फंक्शन आया वो एन स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर है। तो मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मेरे पास वही एनर्जी की जो वैल्यू है इसमें मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं एन एक्स मैं एल एक्स एल वाई और एल जेड को सेम मान लेता हूँ एल, तो मेरे पास जो बॉक्स है वो एक क्यूब की फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं उस एनर्जी एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये एक्स वाई जेड में तीनों में सिमेट्रिक, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ कुछ लेंगे एनर्जी की तो एन एक्स एन वाई एन जेड की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए सेम एनर्जी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि एनर्जी जो होगी स्टेट 1 to 1 की, यानी कि जब वाई की एन वाई की वैल्यू 1 होगी वो सेम होगी एनर्जी 2 1 1 की और एनर्जी 1 1 2 की। इट स्टेट्स डिजेनरेट। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों ये जो मेरे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 to 1 की,
या वेव फंक्शन जो मेरे पास होगा 211 या वेव फंक्शन 112, कायदे से ये तीनों वेव फंक्शंस डिफरेंट हैं, बट स्टिल इनकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो सेम है। तो जो ये तीनों साई है ये डीजेनरेट है, वैसा लिख सकता हूँ। और मेरे पास है कि इसमें आप देखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं एनर्जी का लेवल कंसीडर करता हूँ इस 3 डायमेंशनल बॉक्स का, तो जो लोवेस्ट एनर्जी होगी वो साई 111 की होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी लीस्ट होगी। इसके बाद जो इमीडिएट एनर्जी मेरे पास आएगी कि वो तीनों जो लेवल्स होंगे, ये साई 211, साई 121 और साई 112, इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम होंगे। इसके बाद मेरे पास आएगा इसके बाद मेरे पास लेवल आएगा साई 212, साई 221 और साई 122, इन तीनों के एनर्जी लेवल भी सेम होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वेव फंक्शंस डिफरेंट है बट इनके एनर्जी लेवल सेम है। तो यहाँ पे एक डीजेनरेसी है, इनकी एनर्जी आइगन वैल्यू सेम है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि एक सिस्टम में हमारे पास एक सिमेट्री है। अगर आप इस बॉक्स को देखते हैं, अगर ये बॉक्स क्यूब होता है और यहाँ पे इसकी एल एक्स एल वाई एल जेड इक्वल होते हैं, तो अगर पर्टिकुलर आप एक वेव फंक्शन को देख रहे हैं, उसको अगर आप एक्स वाई जेड को इंटरचेंज करने का ट्राई करेंगे तो सिस्टम एक सिमेट्री दिखेगी आपको, क्योंकि वो क्यूबिकल सिमेट्री है उसमें। बट मान लीजिए सपोज अगर मैं कहता हूँ कि एल एक्स एल वाई एल जेड इक्वल ना हो, तो इससे डीजेनरेसी टूट जाएगी। जैसे अगर मैं अपना पुराना एग्जांपल लेता हूँ, साई 211 का, साई 121 का और साई 112 का। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम ले तो हम बोलें अगर एल एक्स की जो वैल्यू है वो एल है और एल वाई के लिए भी वैल्यू एल है, पर इस केस में अगर हम मान लें कि एल जेड की वैल्यू 2 एल है, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू थी एच स्क्वायर अपॉन ए टाइम अपॉन एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर और एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर अपॉन एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ फिर कि मेरे पास एन एक्स स्क्वायर, एल एक्स की वैल्यू एल स्क्वायर है, एन वाई की वैल्यू भी एल स्क्वायर है, बट एल जेड की वैल्यू 2 एल है, तो मेरे पास यहाँ 4 एल स्क्वायर आ जाएगा एन जेड स्क्वायर। तो इसमें अगर हमें इस सिस्टम को बाहर लेता हूँ, एल स्क्वायर लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स और वाई में सिमेट्री है। अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ एन एक्स की, एन वाई के लेता हूँ, उनको इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी, बट जेड में सिमेट्री ब्रेक हो चुकी है। जैसे एग्जांपल अगर मैं इनकी वैल्यू लिखता हूँ एनर्जी की और मान लो कि जो एक्सप्रेशन है ये ई नोट है और बाकी एक्सप्रेशंस अभी भी वही हैं, तो इससे मैं लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा कि इस केस में जो एनर्जी की वैल्यू है वो साइड 211 के लिए 21/4 है, सेकेंड केस के लिए 21/4 ई है क्योंकि एन एक्स और एन वाई सिमेट्रिक थे, पर थर्ड केस के लिए मेरे पास एनर्जी 3 ई है। तो अब मेरे पास 21 जो 4 है ये 3 से बड़ा है। तो मेरे पास अभी ऐसे आ जाएगा कि अगर मैं अब एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास आएगा कि जो साई 211 है वो साई 222 है, 121 है और साई 211 है, इनकी एनर्जी लेवल तो सेम है, बट साई 112 की एनर्जी लेवल डिक्रीज हो चुकी है। सो degeneracy is broken for this। तो जब एल एक्स एल वाई एल जेड में सिमेट्री ना हो, तो उस सिमेट्री ब्रेक होने की वजह से डिजेनरेसी भी ब्रेक डाउन हो जाती है। अब इसके बाद हम एक थियोरेटिकल टॉपिक की बात करने वाले हैं। थियोरेटिकल इन द सेंस कि उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन इतना काम का नहीं है, बट
वो जो कंसेप्ट है वो एक हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स का जो एक, जब आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपको एक रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप उनमें क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपको पता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है, आप पार्टिकल एज अ सुपर पोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको किसी एक स्टेट में मिलेगा और उसकी आप प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। बट फिजिकली इसका क्या मतलब है, और ये जो चीज़ें हैं रियलिटी में हो क्या रहा है, इसको इन्वोक करने के लिए स्क्रोडिंगर हमारे पास एक आइडिया था, स्क्रोडिंगर कैट के नाम से। तो बेसिकली मैं अब एक ब्रैकेट नोटेशंस का यूज़ करने वाला हूँ। बेसिकली वो इतना हमारे कोर्स में इतना उसका यूज़ नहीं आएगा, बट स्टिल सेंस बनाने के लिए अगर मैं बात करता हूँ एक स्टेट की, क्वांटम स्टेट की, आपको उसके मैथमेटिक्स के बारे में ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में इतना डिस्कस नहीं होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऐसे कैट नोटेशन में अगर मैं लिखता हूँ एक स्टेट को, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपने अगर पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक स्पिन अप हो सकता है या स्पिन डाउन हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ स्टेट को एज अ स्पिन अप या स्पिन डाउन। आपको स्पिन अप स्पिन डाउन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट स्टिल अगर मैं आपको लीनियर सुपर पोजिशन का एक आइडिया दे रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये एग्जाम्पल उसको समझाने के लिए बेस्ट है। तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन को मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। क्वांटम मैकेनिक्स उसको कुछ इस फॉर्म में डिस्क्राइब करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजरमेंट के पहले न अप स्टेट में न डाउन स्टेट में, वो उनके किसी एक लीनियर सुपर पोजिशन की स्टेट में है, जहाँ पे ए का जो मॉडुलस स्क्वायर है और जो बी का मॉडुलस स्क्वायर है, इसको अगर आप का मॉडुलस स्क्वायर निकाल के करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। और यानी इसको स्पिन 1 में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ए मॉडुलस स्क्वायर है, और जो स्पिन डाउन में मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो ए मॉडुलस स्क्वायर है। अब आइडिया ये है कि जब तक आप मेजरमेंट नहीं करते, आपको ना पार्टिकल स्पिन अप में ना स्पिन डाउन में है, वो उनके एक लीनियर सुपर पोजिशन में है। और जैसे ही आप मेजरमेंट करते हैं आपको वो दोनों में से किसी एक स्टेट में मिल जाते हैं। बट जब सवाल हम पूछते हैं कि जब हमने मेजरमेंट किया उसके पहले पार्टिकल स्पिन अप में था या स्पिन डाउन में था, ये सवाल पूछने के अब कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब आपने मेजरमेंट किया तो उस सिस्टम का वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। जैसे कि सपोज कीजिए जो आपके पास वेव फंक्शन था वो कुछ ऐसे था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है, यहाँ पे मिल जाए। पर अगर आप पूछते हैं कि इसके पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, क्या वो मूव कर रहा था, वो कहाँ था, हमारे उसका कोई आइडिया नहीं है। हम कहते हैं कि वेव फंक्शन यहाँ पे कोलैप्स हो गया। जो कोपेनहाइगर इंटरप्रिटेशन है, जो मेनली क्वांटम मैकेनिक्स जब हाइजेनबर्ग ने और फॉर्मुलेट की थी तो उन्होंने से कहा था कि वेव फंक्शन कोलैप्स है। हाइजेनबर्ग और बोर्न ने ये कहा था कि जब मेजरमेंट करते हैं तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, और प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनमें आपके जो स्टेट उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेट्स मिलती है, मेजरमेंट के रिजल्ट्स मिलते हैं कि कौन सी स्टेट लेस प्रोबेबल है या हाईली प्रोबेबल है। ये आइडिया लीनियर सुपर पोजिशन क्या है कि आप पार्टिकल को एज अ सुपर पोजिशन की स्टेट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी आई, और पार्टिकल कौन सी स्टेट में मिलेगा। मान लीजिए फाई आई कोई भी स्टेट है, पार्टिकल की कोई भी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रही है, जैसे इसका स्पिन हो गया, उसकी पोजिशन हो गई, इन सबको समअप करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सी आई यहाँ पे कॉफिशियंट्स है। और याद रखिएगा अगर आप सब सी आई को लेते हैं इनका मॉडुलस स्क्वायर करके आई से जिसकी जितनी भी स्टेट्स करेंगे तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगी। और साई जो यहाँ पे है ये उसकी सुपर पोजिशन स्टेट में है, तो आप क्वांटम स्टेट्स को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस आइडिया में जो वेव फंक्शन कोलैप्स होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए हमने दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करें और वो एंटेंगल्ड है। एंटेंगल्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अगर मैं आइडिया की बात करता हूँ कि आइंस्टाइन को इस आइडिया से प्रॉब्लम क्यों थी, तो मान लीजिए जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन्स मानता हूँ कि इन दोनों का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा कंजर्वेशन लॉज से। अब मैं आपको कहता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखिए, और सपोज मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा दूर दूर है, बहुत दूर है, ठीक है।
अब मान लीजिए कि आपने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट आपको करके आपको पता लगा कि स्पिन इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है, तो पक्का इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन होगा। या अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन है तो पक्का इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होगा। ठीक है। अब जो वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ वो यहाँ से यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हिसाब से वो कोलैप्स हो गया। बट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कैजुअलिटी के हिसाब से कि अगर ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी फार अवे है, तो अगर इसका पूरा डिस्टेंस डी है और मैक्सिमम स्पीड लिमिट हमारे पास सी है, तो कम से कम उसको इतना टाइम लगना चाहिए यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन जाने में। बट क्वांटम मैकेनिक्स का वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एकदम से हो जाएगा। बट आइंस्टाइन को इस आइडिया से प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो इस केस में इंफॉर्मेशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर ट्रैवल कर रही है। ऑफकोर्स बाद में लोगों ने आर्गूमेंट दिए थे कि इस केस में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है वो रियल फिजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पे कोजालिटी के आर्गूमेंट्स अप्लाई नहीं होने चाहिए। बट उस टाइम पे आइंस्टाइन को लगा था, उस टाइम पे उन्होंने कहा भी था ऐसे ऐसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस के नाम से, और उनको इस आइडिया के साथ प्रॉब्लम थी। वेव फंक्शन कोलैप्स, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर, इस आइडिया के साथ उन्हें प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली स्क्रोडिंगर कैट का आइडिया ये है, अगर मैं इस लीनियर सुपरपोजिशन के आइडिया को मैं, अब तक हमने एक आइडिया लिया था कि लीनियर सुपरपोजिशन क्या होती है, आइंस्टाइन को इस आइडिया से प्रॉब्लम क्यों थी। बट अगर हम स्क्रोडिंगर कैट की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, मान लीजिए इसमें कोई कैट है। ऑफ कोर्स मैं कैट को ड्रॉ नहीं करने वाला। मान लीजिए आप अगर आपको कैट पसंद है तो इसे किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए, आपको पसंद नहीं है। और मान लीजिए यहाँ पे एक अलार्म है। ठीक है। इस अलार्म में एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसके पास प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए जो पार्टिकल है उसका जो वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल साई वन स्टेट कहते हैं, और उसके बाद साई टू स्टेट है। साई वन स्टेट का मतलब है डिके करेगा, साई टू स्टेट का मतलब है नॉन डिके। डिके करने की प्रोबेबिलिटी है ए मॉडुलस स्क्वायर, और नॉन डिके की प्रोबेबिलिटी बी मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है। अब मान लीजिए भाई डिके करता है पार्टिकल तो एक पॉइजन गैस रिलीज होगी एंड योर कैट विल बी डेड। और मान लीजिए नॉन अगर डिके करता है तो कैट इज डेड। अगर नॉन डिके है तो कैट, सॉरी, तो आपके पास है कैट नॉट डेड। तो अब सवाल आते हैं कि ये जो क्या है कि जब तक आप मेजरमेंट नहीं करते तो क्या आपकी जो कैट है क्या वो भी डेड की और अलाइव की सुपर पोजिशन में। और क्वांटम मैकेनिक्स की एक ब्रांच ये भी कहती है कि हाँ, क्योंकि एक हिसाब से जो अगर आप बात करते हैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन की, तो वो ये भी कहती है कि जब आप वेव फंक्शन कोलैप्स करते हैं तो कायदे से आप वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो कैट के वेव फंक्शन के साथ एंटेंगल हो गया, यानी कि कैट भी अब एक हिसाब से एक सुपर पोजिशन में है। अब मेजरमेंट के पहले कैट अलाइव है कि डेड है, ये सवाल पूछने का कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशंस कहती हैं कि सेंस नहीं बनता, और कुछ कहती हैं कि इंफॉर्मेशन है पर हम उन्हें पता नहीं लगा सकते, जैसे हिडन वेरिएबल थ्योरी की। बट रिसेंटली में पता लगा कि हिडन वेरिएबल थ्योरी भी गलत थी। हम लिटरली पता नहीं लगा सकते कि क्वांटम मैकेनिक्स में कि पहले से क्या है या कोई हिडन वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, बट उसकी मैथ्स क्योंकि वर्क करती है तो हमें इवन क्वांटम मैकेनिक्स की पंच लाइन भी है, शट अप एंड कैलकुलेट। सो ऑफ कोर्स तो स्क्रोडिंगर कैट एक प्योरली थ्योरेटिकल आइडिया था। ऑफ कोर्स एग्जाम में हमारे इस पे कोई इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट इसके बाद का जो आइडिया है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस आइडिया को लेके एक प्रॉब्लम ये है कि वैसे कुछ लोग अनसर्टेनिटी को ऐसे सोचते हैं कि अनसर्टेनिटी हमें पता नहीं है, बट नहीं, अनसर्टेनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। लिटरली वो रियल लाइफ में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेरिमेंटल एरर है, लिटरली नेचर में ही एरर है, उस पार्टिकल के नेचर में एरर है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल आइडिया दूँ तो मानिए आपका पार्टिकल एक वेव है, ये वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेजरमेंट से पहले पार्टिकल कहाँ पे है, तो क्या ऐसा सवाल पूछना कोई सेंस बनाता है? ऑफ कोर्स नहीं। मेजरमेंट के बाद आप कह सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे है या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कहीं भी। बट उसके पहले
पोजीशन में एक अनसर्टेनिटी थी, आप नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहाँ होगा, वो इस रेंज में होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ तो बट क्योंकि आपके पास इस केस से पार्टिकल की आपके पास वेव लेंथ है, तो उससे आप मोमेंटम पता लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वो कम है। तो पोजीशन की अगर अनसर्टेनिटी अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा होगी, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम होगी। यानी कि अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, यानी वेव फंक्शन फैला पड़ा है, तो उससे आप वेवलेंथ डिटरमाइन करके मोमेंटम निकाल सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आप पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम करते हैं, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस केस में अगर आपने पोजीशन की अनसर्टेनिटी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, मान लीजिए आपने इसको पार्टिकल को वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर दिया, तो इस केस में आप वेवलेंथ को पता नहीं लगा सकते, तो मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर इस आइडिया को मैं अगर आगे एक्सप्रेस करके लिखता हूँ, तो अनसर्टेनिटी को बेसिकली हम स्टैंडर्ड डेविएशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बात करता हूँ किसी भी क्वांटिटी की, हाँ, तो वो बेसिकली मैं लिखता हूँ कि आपने पढ़ा भी होगा ऐसे कि मान लीजिए अगर कोई भी क्वांटिटी स्मॉल है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसका मीन रिप्रेजेंट करती है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो रियल नॉर्मल वैल्यूज़ है उसमें से उसकी मीन वैल्यू माइनस कीजिए, और उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी इसका स्क्वायर करते जाइए, और फाइनली जो वैल्यू मिलेगी उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए। इससे आपको इसका वेरिएंस मिल जाएगा, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बेसिकली मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे वेव फंक्शन स्क्वायर की अगर बात करूँ, और वो कुछ इस फॉर्म का है, तो मीन आपको बताता है कि मीन वैल्यू क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आइडिया देता है कि जो ग्राफ है ये कितना मीन वैल्यू के आसपास स्प्रेड हो रखा है। अगर आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल का कोर्स लिया भी होगा, तो आपको पता होगा कि बेसिकली 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर 97 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ लाई करती है। बट वो सब चीज़ें हमारे कोर्स में भी रेलिवेंट नहीं है। बेसिकली हम बस आइडिया लगा सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन आपको आइडिया देता है कि कितना स्प्रेड आउट हो रखा है। तो अगर आप उसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे के पास आएगा ए स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर माइनस 2 ए अंडर रूट। इस पूरे का अगर आप एवरेज वैल्यू लेंगे, तो आपके पास आएगा स्क्वायर का मीन प्लस मीन का स्क्वायर माइनस इस क्वांटिटी में आपके पास आएगा 2a स्क्वायर। तो आपके पास आ गया स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वेरिएंस जो होता है वो स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर है, या स्टैंडर्ड डिवीजन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस क्वांटिटी की स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर का अंडर रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन स्क्रोडिंगर हाइजेनबर्ग ने भी अपना फेमस रिलेशन इसी फॉर्म में दिया था कि इनकी जो अनसर्टेनिटीज़ होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा रिड्यूस टेंस कांस्टेंट बाय 2 से बड़ा आएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ कोर्स। तो इसके बारे में आगे हम बाद वाले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।